Hello everyone. So today we are going to discuss chapter number 6 of class 10th. ये पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो हम ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो फटाफट पहले जा करके उसको एक बार रिकैप कर लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, तो चलो अपने टॉपिक को आज हम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें समझना है कि रेस्पिरेशन सिस्टम क्या होता है। रेस्पिरेशन सिस्टम का मतलब वो सिस्टम है जिससे हम सांस लेते हैं। सांस लेने के लिए हम जिस गैस का यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं उसका नाम है ऑक्सीजन। और हम ऑक्सीजन के बदले में जिस गैस को इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो इस ऑक्सीजन को लेना और इस CO2 को रिलीज करना, इन्वायरमेंट को देना, इसी पूरे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं, यानी इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें देखो कि हमारे पास दो गैसेस हैं, एक ऑक्सीजन और एक कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब हमसे पूछा जाएगा कि श्वसन जो हमारी गैस है या फिर जो रेस्पिरेटरी गैस है, रेस्पिरेटरी गैस, तो हम उसमें ऑक्सीजन का नाम लेते हैं, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का। रेस्पिरेटरी गैस कौन सी गैस होती है ये हमें समझना है। देखो, तो अगर हम टेक्निकली समझते हैं तो रेस्पिरेशन वाली गैस वो गैस होती है जो हमारे फूड को ब्रेक डाउन करती है और उसमें से हमें एनर्जी निकालने में हेल्प करती है। इस प्रोसेस को एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। देखो, हमने डाइजेशन ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो डाइजेशन के थ्रू क्या होगा, जो भी हमने फूड खाया है वो ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज बनेगा तो ग्लूकोज का फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिखा है C6H12O6, ऑलरेडी वी नो इट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बाय सर्कुलेशन सिस्टम यानी कि ब्लड एंड हार्ट के मदद से अब इस ग्लूकोज को हम हर एक सेल के साइटोप्लाज्म के पास पहुँचा देंगे। ठीक है ना, जैसे एक सेल है, सेल के पास न्यूक्लियस है, अदर ऑर्गेनेल्स हैं, तो ये सब उसके साइटोप्लाज्म में ही तो फ्लोट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, ब्लड के द्वारा ये ग्लूकोज बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाएंगे, चाहे वो ऑर्गन आपकी बॉडी में कहीं भी हो, कोई भी सेल हो, टिश्यू हो, हर जगह उसको हम ये ग्लूकोज ये उसको देंगे, हर एक सेल को। अब जिस तरीके से यहाँ पे सर्कुलेशन सिस्टम ने उस सेल को ग्लूकोज ला के दिया है, सेम उसी तरीके से ये सर्कुलेशन सिस्टम इस सेल को ऑक्सीजन भी ला के देगा। बट डिफरेंस क्या है कि ग्लूकोज इसने स्मॉल इंटेस्टाइन के पास से ला के दिया है और ऑक्सीजन इसने लंग्स के पास से ला के दिया होगा। ठीक है, यानी कि एट द एंड ग्लूकोज और ऑक्सीजन कॉमन प्लेटफॉर्म पे होते हैं, एक जगह पर होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है ना, और यहाँ पर रोल आता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन क्या करता है, इस ग्लूकोज को तोड़ता है और ग्लूकोज को तोड़ने से इसमें से निकलती है एनर्जी, और हम उस एनर्जी का यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो रेस्पिरेशन गैस कौन सी गैस होने वाली है, वो गैस जिससे एनर्जी निकाली जाए। तो हम दो गैस भले ले रहे हैं, एक O2 और एक CO2, मतलब एक्सचेंज में हो रही है, बट रेस्पिरेशन गैस हमारी O2 रहने वाली है। तो चलो रेस्पिरेशन के अब हम स्टेप्स को देखते हैं कि कंप्लीट रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो स्टेप 1 में अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो होगा सांस को लेना, यानी कि इनहेलेशन। कौन सी गैस लेंगे हम, तो O2। फिर दूसरा है गैसियस एक्सचेंज। जब आप इस ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे ये आपके लंग्स में चली जाएगी, लंग्स में आपके पास ऑक्सीजन आ गया, और यहाँ पर आपके ब्लड में ऑलरेडी मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड। ये ब्लड कलेक्ट करके लाया है आपकी बॉडी के सभी टिश्यू, सभी सेल्स से। ये यहाँ पर इसको एक्सचेंज कर लेगा, एल्वियोली को CO2 दे देगा और उससे ऑक्सीजन ले लेगा। O2 ले लिया एंड CO2 इसको दे दिया। इस प्रोसेस को कह रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये होता है एल्वियोली में, हिंदी में इसे हम कुपिका कहते हैं। ये हम अभी आगे के डायग्राम में पढ़ेंगे कि ये कैसा दिखता है। देन उसके बाद में एक्सचेंज तो हो गया, अब उसके बाद में ये जो इसने O2 लिया है, ये O2 को ट्रांसपोर्ट कर देगा सेल तक और ब्रेक डाउन हो जाएगी, एनर्जी निकाल ली जाएगी ग्लूकोज में से बाय दिस ऑक्सीजन। और जो CO2 लंग्स में इसने दिया था, ये CO2 हम क्या कर देंगे, एक्सहेल कर देंगे बाय आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम इनटू द एनवायरनमेंट। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे रेस्पिरेशन दो तरह की है हमारे पास। ये कंप्लीट प्रोसेस इतना ही है। अब इसी में हम थोड़ा फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन दो तरह का है, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या होते हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, अभी हम ये आगे वाली क्लासेस में देखेंगे। देखो, सबसे पहले रेस्पिरेशन को समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक वेल डायग्राम है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये वाला हिस्सा
जहाँ से गैस एंटर करती है हमारी बॉडी में, हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में, उसको हम कहते हैं नोस्ट्रिल। दिस इज कॉल्ड नोस्ट्रिल। तो नोस्ट्रिल वो सबसे पहली जगह है जहाँ पर आपको इस गैस को एंट्री करनी है। देन उसके बाद में इस नोस्ट्रिल से ये वाला हिस्सा, यहाँ तक का हिस्सा, इसको हम कहते हैं नेजल चैम्बर। ये जो मैंने यहाँ पे मार्क लगा रखा है, दिस इज कॉल्ड नेजल चैम्बर। ओके, ये फर्दर क्लासीफाई हो सकता है बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला स्टेप क्या है? पहला हिस्सा है नोस्ट्रिल, ओपनिंग ऑफ नोज। दूसरा हिस्सा है उसका नेजल चैम्बर। और ये देखिए यहाँ पे माउथ है, जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। माउथ के अंदर का खाली हिस्सा यानी मुख गुफा, और इसको इंग्लिश में कहते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी। तो जो हमारे माउथ में जगह है वो और जो नेजल चैम्बर है वो एक कॉमन जगह पर आकर के मिलते हैं। देखो यहाँ पे इस पैसेज को, इस जगह को हम फायरेंक्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फायरेंक्स। ये कॉमन प्लेस है फॉर फूड एंड एयर। कॉमन प्लेस फॉर फूड एंड एयर। वायु के लिए, भोजन के लिए, दोनों के लिए यही एक रास्ता है, दोनों को एक ही पैसेज से होके जाना है। देन उसके बाद में यही फायरेंक्स आगे बढ़ता है और ये नीचे बनता है ईसोफेगस। ये बनता है ईसोफेगस, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ग्रास नली डाइजेस्टिव सिस्टम में। ईसोफेगस के अंदर एक अनदर ओपनिंग निकलती है। देखो यहाँ पे ब्लू कलर से लिखा है, ये एक अनदर ओपनिंग है ना। अनदर ओपनिंग आती है और एक पूरा सिस्टम इससे कनेक्ट होता है। देखो ये सिस्टम जो कनेक्ट है, ये सिस्टम लंग्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो जहाँ से ये ओपन होता है वहाँ पर एक गेट होता है, एक फ्लैप होता है। एक फ्लैप जो ये डिसाइड करेगा कि जो आप फूड खा रहे हो वो इसमें ना जाए, इसको रोकेगा। और जो आप एयर ले रहे हो वो आपके पास यहाँ से नीचे ना आ जाए, एयर सिर्फ यहाँ से ऊपर ही जाए। एयर आपके स्टमक में ना जाए, एयर आपके माउथ में या फिर आपके नोजल पैसेज में ही जाए। तो ये जो डिफ्रेंशिएट करने का काम है वो इस ब्लू कलर के फ्लैप यानी एक मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाता है। इस फ्लैप का नाम है बच्चों एपिग्लॉटिस। दिस इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। आप अगर टैक्सोनॉमी को देखोगे तो देखो ग्लॉटिस का मतलब होता है द्वार यानी कि गेट, और एपी मीन्स ऊपर। तो आपके जो ऊपर की तरफ इसमें गेट है, एग्जिट है, उसके ऊपर जो फ्लैप है उसका हमने नाम रखा है एपिग्लॉटिस। ठीक है। देन ये एपिग्लॉटिस एक ट्यूब बनाता है, ट्यूब से कनेक्ट होता है, और वो ट्यूब है ट्रैकिया या ट्रोकिया भी कह सकते हो आप इसे। दिस ट्यूब इज ट्रोकिया। ये जो पूरी ट्यूब है ये ट्यूब है ट्रोकिया। ये है। इस ट्रोकिया में एपिग्लॉटिस के जस्ट आगे यहाँ पर होता है बच्चों वाद यंत्र, इसे इंग्लिश में कहते हैं लायरेंक्स। क्या कहते हैं बच्चों इसको हम? लायरेंक्स। इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है कॉमन लैंग्वेज में, यानी जो भी हम आवाज़ निकालते हैं वो सब इसी एक छोटे से बॉक्स की वजह से होता है। चलो एक छोटे से हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। क्लास 9th में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि साउंड का प्रोडक्शन सिर्फ तब होता है जब कभी भी फ्रिक्वेंसी होती है। फ्रिक्वेंसी का मतलब कंपन होता है, वाइब्रेशन, है ना। बिना वाइब्रेशन के साउंड को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो आप एक बात सोचिए कि हम जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने थ्रोट में, वो भी जो प्रोड्यूस हो रही है वो कंपन से पैदा हो रही है। और किसी भी चीज़ को वाइब्रेट करने के लिए हमारे को ज़रूरत है एयर की। क्या होता है ये आपका वॉइस, मैं आपको यहाँ पे एक रफ डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो होता क्या है कि ये हमारे पास मान लेते हैं एक वॉइस बॉक्स है और इसके अंदर ये एक मेम्ब्रेन लगी है। ठीक है ना, ये एक मेम्ब्रेन लगी है। तो जब इसमें से एयर पास होती है, तो एयर इन मेम्ब्रेन्स को फ्रिक्वेंसी प्रदान कर देती है, यानी कि कंपन दे देती है। और इस एयर की फ्रिक्वेंसी ही हम कंट्रोल करते हैं, तो हम कहते हैं हमें बोलना आता है। यानी कि जब हम कुछ कहते हैं, कोई शब्द हम कह पाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम इस एयर को ये जानते हैं कि कितने अमाउंट में, कितने प्रेशर से कितनी देर तक इस फ्लैप में से गुजारना है, इस बॉक्स में से गुजारना है, ताकि वो एक फिक्स अमाउंट ऑफ साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर पाए। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमें बोलने में भी मदद करता है।
अगर एयर नहीं होगी तो हम किसी भी तरीके की कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। लायरेंक्स वहाँ पर इसीलिए लगाया गया है क्योंकि उसको एयर चाहिए। वो साउंड प्रोड्यूस कर सकता है बट विद द हेल्प ऑफ ओनली एयर। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही एयर है, इसीलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसको बिल्कुल मिड में लगाया गया है। ओके, देन आगे चलेंगे तो देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही अब लायरेंक्स के आगे ट्रोकिया में यहाँ पे हमें ये हाफ सर्कल ब्लैक कलर के इस तरीके से आपको ये डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे लाइनिंग हो रखी है, ये ट्रोकिया है, इसमें इस तरीके से लाइनिंग दे रखी है सी शेप में। ये क्या है, तो ये बोन्स हैं, हड्डियाँ हैं। हड्डियाँ यहाँ पर क्यों हैं और कौन सी हड्डियाँ हैं, तो देखो ये बच्चों सी शेप है। सी शेप सेमी सर्कुलर, पूरा सर्कल नहीं है, आधा है। जैसा एक सी शेप होता है उसी तरीके की ये हड्डी है और ये एपिग्लोटिस इसके ऊपर से बस इस तरीके से लगा होता है ये, ठीक है ना। और ये बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में होते हैं पूरे ट्रैकिया से। यहाँ पे सिर्फ हमने छोड़ दिया पर इसका मतलब ये नहीं है यहीं पर बंद हो जाएगा। ये लंग्स के अंदर पाइप जाएगा तब भी यहाँ पर ये पाए जाएंगे दोनों तरफ। मैं सिर्फ एक जगह 2-4 जगह बना के दिखा दे रहा हूँ बट ये पूरे में अंदर रहेगा। इसका काम है आपके लंग्स को कोलैप्स होने से, या लंग्स को नहीं, आपके जो विंड पाइप है, इस ट्रैकिया को ही विंड पाइप भी कहते हैं हम, इस विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाना। अगर बहुत तेज़ी से हमने एक्सेलेशन किया, बहुत तेज़ी से सांस छोड़ी, तो हो सकता है कि ये अगर पाइप बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो तो इसकी वॉल्स आपस में चिपक जाएं और ये कोलैप्स हो जाए। या बहुत ज़्यादा तेज़ी से सांस ले लेते हैं, इन्हेलेशन कर लेते हैं, तो भी कोलैप्स हो सकती है। तो इसको फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी दोनों प्रोवाइड करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मसल्स दी गई हैं किनारे में और रिजिडिटी के लिए दिया गया है सी शेप रिंग ऑफ कार्टिलेज, ठीक है ना। तो रिंग ऑफ कार्टिलेज की शुरुआत कहाँ होती है, तो लायरेंक्स के बाद में। लायरेंक्स के बाद में क्या हुआ, रिंग ऑफ कार्टिलेज शुरू होता है। अब आप देखेंगे तो ट्रैकिया जो है वो डिवाइड होने लग रहा है। पहले यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे पहली बार ट्रैकिया 2 हिस्सों में टूट गया, दिख रहा है आपको ये वाला हिस्सा। ट्रैकिया जब पहली बार 2 हिस्सों में टूटता है तो वो बनाता है ब्रोंकस, यानी कि अब इस हिस्से को हम क्या कहेंगे, दिस इज ब्रोंकस, ठीक है ना। और ब्रोंकस फिर आगे भी देखो टूट रहा है, ये हिस्सा देखो आगे कई हिस्सों में टूट रहा है। तो ब्रोंकस जब फिर से डिवाइड होता है, फिर से जब ब्रोंकस डिवाइड होगा तो वो कहलाएगा ब्रोंकियोलस। वो क्या कहलाएगा बच्चों, ब्रोंकियोलस। फिर ऐसे ही और डिवाइड होता जाएगा, तो ये है प्राइमरी ब्रोंकियोलस, फिर दोबारा डिवाइड होगा तो ये बनेगा सेकेंडरी ब्रोंकियोलस, फिर डिवाइड होगा तो बनेगा टर्शियरी ब्रोंकियोलस, ठीक है ना। ऐसे ही डिवाइड होता रहेगा और लास्ट में ये डिवीज़न ख़त्म हो जाएगा और ये पहुंचेगा एकदम एंड में, एक छोटी सी थैली होती है उसके पास, जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई एक बहुत ही छोटी सी आपके पास सैक है, इस तरह का शेप होता है उसका, बहुत छोटा सा सैक है जो लंग्स में पाया जाता है मिलियंस ऑफ नंबर में। ये गैसियस एक्सचेंज की साइट है। तो एल्वियोलाई इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, दिस द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो एट द एंड वो इसी एल्वियोलाई में आएगी और जो हम CO2 पूरी बॉडी से कलेक्ट कर रहे हैं वो भी यहीं पर आएगी, यानी यही वो जगह है जहाँ पर इन दोनों का एक्सचेंज होगा। देन आप देखेंगे तो हमारे पास 2 लंग्स हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आपके राइट हैंड की तरफ वाला लंग जो है वही लंग आपका राइट लंग कहलाएगा, ठीक है ना, राइट लंग। अभी आप इसको देखेंगे तो आप ये आपके लिए लेफ्ट है, बट हमें जो हमारा राइट हैंड है उसके हिसाब से ऑर्गन्स के नाम रखने होते हैं। इसी तरीके से जो राइट हैंड की किडनी है उससे हम आपकी राइट किडनी कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर ये आपका जो राइट हैंड का लंग्स हुआ ये राइट लंग हुआ और जो लेफ्ट हैंड का लंग है ये बच्चों लेफ्ट लंग हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो कि राइट और लेफ्ट लंग में कुछ अंतर आपको अगर दिख रहा हो तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये एक जगह बनाई है, थोड़ा सा इसके अंदर आप कहोगे कि शेप में इरेगुलरिटी है। ये वो जगह है जहाँ पर आपका हर्ट होता है, इस जगह पर। और इसीलिए इस लेफ्ट लंग में थोड़ी सी जगह होती है, थोड़ा सा उसके अंदर स्पेस इस तरीके से बना होता है ताकि आपका हर्ट यहाँ पर सेटल हो सके इस जगह पर। और हर्ट क्योंकि कार्डियक मसल से बनी होती हैं तो इसीलिए इस जगह का नाम दिया गया है कार्डियक नॉच। दिस इज कार्डियक नॉच। नॉच हमारे फ़ोन में होती है ना बच्चों, ड्रॉपलेट की तरह इस तरीके से फ़ोन के स्क्रीन में ऊपर की तरफ, इस हिस्से को नॉच कहते हैं। जब थोड़ा सा एक क्या कह सकते हैं आपको अंदर की तरफ एक झुकाव मिलता है, कर्व मिलता है, तो उसे नॉच कहते हैं।
तो ये इस नॉच में क्योंकि कार्डियक मसल्स यानी हर्ट रहता है तो इसीलिए इसे कार्डियक नॉच कहा गया है। तो कार्डियक नॉच को डिस्कस करने के बाद में देखो लास्ट चीज इसमें जो डिस्कस करनी है, लंग्स के नीचे एक मसल्स होती है इस तरीके से, इस मसल्स का नाम है बच्चों डायफ्राम। यही वो मसल्स है जो लंग्स के अंदर प्रेशर क्रिएट करती है ताकि लंग्स है इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन कर पाए। जैसे एक पिचकारी के अंदर हैंडल होता है जो उसके अंदर एयर प्रेशर क्रिएट करता है ताकि वाटर को उसके अंदर होल्ड किया जा सके, उसी तरीके से यहाँ पे एयर प्रेशर क्रिएट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डायफ्राम। ये हमारी सीएनएस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसका सेंटर होता है मेडुला में। ये हम जब आपका चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज मेडुला, पॉन्स, वेरुलाई वगैरह, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे चलते हैं। तो देखो ये है एल्वियोली। एक एल्वियोली कहाँ होती है ये तो हमने देख लिया, जो एक ट्रैकिया है वो टूटती है कई हिस्सों में और एट द एंड आगे जा करके एक सैक में जुड़ जाती है, एक पाउच होता है उसमें जुड़ जाती है, उसे हम कहते हैं एल्वियोली। ये कुछ यहाँ पे आपको 3D डायग्राम दिख रहा है। बाकी इसको देखो होता क्या है कि हमने जो भी इंस्पिरेशन किया, इंस्पिरेशन वाली O2 यहाँ पे आ गई और एक्सपिरेशन के लिए ये है ब्लड वेसल, ये है ब्लड वेसल। इस ब्लड वेसल में से जितनी भी ये CO2 है ये सब कलेक्ट करके लेके आती है अपने पास पूरी बॉडी में से। पूरी बॉडी का जितना भी CO2 है वो यहाँ पर है और ये आपको एक्सचेंज यानी दे दिया जाता है एल्वियोली को और O2 यहाँ पे ले लिया जाता है। तो ब्लड में CO2 कम हो गया और O2 बढ़ गया, यानी कि ब्लड डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड हो गया। बात समझ आ रही है आपको? ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया और ऑक्सीजन बढ़ गया। यही एक क्या कहते हैं ब्लड वेसल्स के द्वारा। यहाँ पे आपको 2 कलर की ब्लड वेसल्स दिख रही होंगी, एक रेड कलर की और एक ब्लू कलर की। रेड कलर वाली जो ब्लड वेसल्स है वो प्रतीक है कि उसके पास इस समय ऑक्सीजन है, यानी कि वो इनसे दूर जा रही है। यानी कि इसी आप डायग्राम में देखोगे तो जब इसको अगर मुझे कलर करना होगा तो यहाँ पर इससे पहले इसके पास क्या था, CO2 ज़्यादा था। तो अगर मेरे को इसको कलर करने के लिए कोई कलर चुनना है तो वो कौन सा कलर होगा बच्चों? ब्लू कलर, ताकि मैं पहचान पाऊँ कि इसके अंदर इस समय क्या चीज़ ज़्यादा है, सैचुरेशन ऑफ CO2 है। और इसके आगे अगर हमें कलर करना है इसको डिफरेंशिएट करने के लिए तो हम इसमें रेड कलर करेंगे। रेड कलर सिंबल है कि इसके अंदर सैचुरेशन ऑफ O2 है, ठीक है। तो ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम खत्म और अब ये ब्लड आ चुका है, अब ये ऑक्सीजन आ चुका है आपके ब्लड में। ब्लड में आ गया है, कैसे सर्कुलेट होगा वो तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। अब ब्लड इसको लेकर चला जाएगा सीधा कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, किसी भी सेल का साइटोप्लाज्म। वहाँ पर जो होने वाला प्रोसेस है वही सबसे इम्पॉर्टेंट है इस पूरे रेस्पिरेशन में। अब देखो होता क्या है कि फूड यानी कि ग्लूकोज ऑलरेडी वहाँ पे सर्कुलेशन के द्वारा पहुँचाया जा चुका है और ऑक्सीजन जस्ट अभी हमने यहाँ पर पहुँचाया है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर इस ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा। अब इस ग्लूकोज को तोड़ने के बच्चों 3 तरीके हैं। 3 तरीके कौन कौन से हैं? देखो पहला तरीका है बिना ऑक्सीजन के। इतनी मेहनत की जा रही है इस ऑक्सीजन को यहाँ तक लाने के लिए, तो हमें ये भी समझना है कि क्यों हम ऑक्सीजन का ही यूज़ क्यों कर रहे हैं इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। हम बिना ऑक्सीजन के किसी और मटेरियल की मदद से क्यों नहीं तोड़ लेते? ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि उस समय जब आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है, तो उस समय आपके शरीर में जो ग्लूकोज टूटता है उस वक्त क्या बनता है। और थर्ड है सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन में, जब हमारे पास प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन होता है तब क्या होता है। चलो फटाफट इसको डिस्कस करते हैं। देखो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो पहले ग्लूकोज का अगर आपको फॉर्मूला देखोगे तो वो होगा C6H12O6, यानी इसमें C कार्बन 6 है, ऑक्सीजन 6 है और हाइड्रोजन 12 है। तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दो। C कितना हो जाएगा 3, H कितना हो जाएगा 6 एंड O कितना हो जाएगा 3। तो ये जो नया मॉलिक्यूल बना, ऐसे 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। जब ये पहली बार टूटेगा तो ऐसे 2 हिस्सों में टूट जाएगा। और इस मॉलिक्यूल को, क्योंकि इससे पहले वाला ये मॉलिक्यूल क्या है बच्चों? ग्लूकोज, और ये जो नया मॉलिक्यूल बना ये कहलाएगा पायरुवेट। ये रहा, देखो यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज पायरुवेट। पायरुवेट यहाँ पे लिख रखा है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। फॉर्मूला क्या है? तो C3H6O3, ठीक है। अब फर्दर इसको तोड़ेंगे, तो अब हम और ज़्यादा तोड़ेंगे तो बच्चों इसमें से हमें निकालनी है एनर्जी। देखो अगर हमने इसको बिना ऑक्सीजन की मदद के तोड़ा, हम चाहते हैं कि ये टूटे बट विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, तब क्या होगा ये देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें से निकलेगी इथेनॉल। इथेनॉल क्या है? तो ये एक बाय प्रोडक्ट बनता है। इथेनॉल एक फ्यूल है। फ्यूल, ऐसा फ्यूल
जो हमारे किसी काम का नहीं है, मतलब इन बॉडी में हमारे किसी काम का है नहीं, तो हमारे लिए डेंजरस है, हम इसको हमारी बॉडी में नहीं चाहते ये बने। साथ ही साथ में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हमारे लिए यूजलेस है, टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है ना, ये भी हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, तो हम ये भी नहीं चाहते बने। लास्ट में बनेगी एनर्जी, यानी कि टोटल 100% ऑफ जो आपका जो बाय प्रोडक्ट है या 100% आपका जो प्रोडक्ट है उसमें से बहुत थोड़ा सा हिस्सा सिर्फ क्या बनेगा, एनर्जी। बाकी का मेजर 2 हिस्से उसके खराब हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ इथेनॉल एंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात समझ आ रही है? ये कब होगा? जब ऑक्सीजन की मदद के बिना हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे। और इस तरह की रेस्पिरेशन के बच्चों कहलाती है एनारोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन। ये क्या कहलाएगा? अवायवीय श्वसन। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, बट अवायवीय श्वसन। अब क्या होगा जब इसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन हो, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास, बट कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तब क्या होने वाला है ये देखते हैं। देखो, अब यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ें बनेंगी। एक बनेगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या होता है? तो ये एक केमिकल कंपाउंड है जो अगर कभी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, सफोकेशन होने लगती है, तो हमारे मसल्स के बीच में ये एसिड बनने लगता है। ये आपके मसल्स को सुन्न कर सकता है, एक तरीके से उनको पैरालाइज कर सकता है थोड़ी देर के लिए। हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाता है, कई बार ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है। आप काफ़ी देर एक ही पोजीशन में बैठे रहेंगे तो उससे आपकी ब्लड वेसल्स दब जाती हैं। ब्लड वेसल्स के दबने से वहाँ पर प्रॉपर ऑक्सीजन का फ्लो नहीं हो पाता, और प्रॉपर ऑक्सीजन का फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पर क्या बनना शुरू हो गया है? लैक्टिक एसिड। तो एट द एंड आप ये देखते हैं कि जिस जगह पर आपने ये सिचुएशन देखी है वहाँ पर आपको कुछ ऑर्गन थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाता है, फिर जैसे ही वापस ये आपका ऑक्सीजन का फ्लो होता है, ये लैक्टिक एसिड अपना रिमूव हो जाता है। और सेकंड पार्ट इसमें बनती है एनर्जी। ये बेटर है देन एनारोबिक हमारे लिए, क्योंकि एनारोबिक में 2 हिस्से खराब हो गए थे, सिर्फ एक ही हिस्सा काम आया था। यहाँ पर इसका मेजर हिस्सा भले खराब, आप कह सकते हो 50% फिर भी खराब हुआ है, बट ऊपर 33% का रिजल्ट है, नीचे आपके पास ज़्यादा का रिजल्ट है। 50% यहाँ पर आपके पास एनर्जी बनी है, क्योंकि ये सारा जो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं एनर्जी बनाने के लिए ही हो रहा है। तो इस प्रोसेस में एनर्जी बनी, केवल मान के चलते हैं 33%, इसमें बनी 50%। अब देखते हैं लास्ट में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये सब प्रोसेस करते हैं तब क्या होगा कि देखो, एक चीज़ तो डेफिनेटली बनती है जो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये पूरी तरीके से वेस्ट है और वापस ब्लड को दे देंगे, ब्लड वापस इसको लेके जाएगा लंग्स तक और उनको दे देगा। पर इसमें 2 हिस्सा आपके काम का बनता है। एक बनता है वाटर, H2O, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, सारे मिनरल्स को इसी के रूप में एब्जॉर्ब भी करते हैं हम। और दूसरी चीज़ बनती है एनर्जी, यानी कि अगर आप इसमें देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 66% ऑफ रिजल्ट आपके लिए यूजफुल है। 3 प्रोसेस आपके सामने हैं, एक जिसमें बिना ऑक्सीजन के किया जिसमें 33% आपको काम का रिजल्ट मिला, दूसरा जब थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है जिसमें 50% ऑफ आपको ऑक्सीजन काम का या फिर एनर्जी मिली काम की थोड़ी बहुत, एंड लास्ट इज ऑक्सीजन जिसमें आपको 66% का रिजल्ट मिल रहा है। तो सबसे अच्छा रिजल्ट हमारे लिए कौन सा है? ऑक्सीजन वाला है। जब ऐसी रेस्पिरेशन होती है जिसमें ऑक्सीजन का मदद लिया गया है, ऑक्सीजन जिसमें यूज़ हुई है, ऐसी रेस्पिरेशन को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि वायवीय श्वसन। जब हम ऑक्सीजन का यूज़ करें तो एरोबिक, जब ऑक्सीजन का यूज़ ना करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल प्रोसेस है आपकी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के लिए, एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए ऑल्सो। तो इस चैप्टर में अगर रेस्पिरेशन सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो आप इसको बिल्कुल डेफिनेटली लेके चले कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक बार को आप पूरे प्रोसेस को बिल्कुल नेगलेक्ट कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस कैसे हो रहा है, इनहेलेशन क्या है, उसका अमाउंट क्या है, लेकिन आप ब्रेकिंग डाउन ऑफ एनर्जी यानी ग्लूकोज को तोड़ करके उसमें से एनर्जी कैसे निकाली गई, इस प्रोसेस को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ इतनी देर से पढ़ाया इसीलिए गया है ताकि आप इस पूरे प्रोसेस को समझ पाओ कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज क्यों और कैसे और कहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हों तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं हमें। साथ ही साथ इस लेक्चर की PDF नोट्स पाने के लिए आप हमारे को टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टेलीग्राम चैनल्स की ID है @IOCS Institute। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल स्टे ट्यून्ड।